नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में कंपनी का नाम तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन कारोबार जो कंपनी करती है वो करती है प्लांटेशन से रिलेटेड कामकाज कर। आज की जो लर्निंग होगी उसमें हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन के बेसिस पे कुछ कंपनी को फाइंड आउट किया, जिसमें एक कंपनी के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें कि पोटेंशियल दिखती है पर एक्चुअल में अभी मार्केट में रेस नहीं है। कंपनी हमने ऐसे सर्च किया है जो कि करंट जो प्राइस होगा वो बुक वैल्यू से काफी छोटा हो। साथ में यदि बुक वैल्यू की बात किया जाए तो वो भी इंट्रिंसिक वैल्यू से छोटा होना चाहिए था। और साथ में यदि मार्केट कैप की बात किया जाए जो कि ग्रोइंग्स के अंदर आती है 500 से लेकर के 1000 मार्केट कैप वाली, और अच्छी बात को इंक्लूड करते हैं जिसमें प्रमोटर का कंट्रोल कम से कम 60% से ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए आज की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। ऐसी कंपनी जिसका नाम हमने देखा ट्रांस इंडिया कंपनी है, और कंपनी अपनी वेबसाइट्स के डेटाबेस पे कहती है कि क्लाइंट्स अक्रॉस लोकेशन में कहती है कि इनके पास क्राउन्स हैं, डेडिकेशन डेड फ्लिपकार्ट्स, गति और प्रोजोस जैसे कंपनी शामिल है। नेस्ले, जोमेटो जैसे कंपनी के लिए कंपनी का महिंद्रा लॉजिस्टिक जैसे कंपनी इनकी वेबसाइट्स पे क्लाइंट लिस्ट के अंदर दर्ज करती दिखी है, जहां कहती है इनके पास 6.5 जो कि मिलियन स्क्वायर फीट का बिल्डअप वेयर हाउस स्पेस है। कंपनी का कारोबार क्या है? रियल एस्टेट से, बस जो कारोबार है ना वो है वेयर हाउसिंग से। टू CFS अक्रॉस इंडिया की बात करें जिसको फैसिलिटी सेंटर कहते हैं। लॉजिस्टिक्स एसेट्स की बात किया है तो ऐड स्ट्रेंथ टू द योर बिजनेस को लेकर के कहती है। और इनका जो ये जो काम जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज की जिक्र उन्होंने कहा है, चाहे महिंद्रा लॉजिस्टिक की बात किया, नेस्ले की बात किया, या फिर गति की बात किया जाए, या फिर थर्मो फिशर की बात किया जाए, साथ में फ्लिपकार्ट ही क्यों ना हो, इन सब के लिए वेयर हाउसिंग का सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें देखा गया एक सर्विस कंपनी के पास लॉजिस्टिक्स पार्क है और लीजिंग सर्विसेज के लिए कंपनी कामकाज करती है। कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है रियल एस्टेट से, और रियल एस्टेट्स में इनका कारोबार है लॉजिस्टिक पॉइंट्स पार्ट्स को लेकर के एंड साथ साथ में लीजिंग सर्विस को। एनएससी बीएससी लिस्टेड कंपनी है। यदि इनकी नेटवर्थ को देखेंगे तो नेटवर्थ जो है कंपैरिजन टू द चाहे वो नेट प्रॉफिट मार्जिन हो या फिर सेल्स का ही आधार क्यों ना हो, उससे कई गुने रफ्तार से इनकी जो बढ़ती है नेटवर्थ उसमें देखा गया है। यदि कंपनी के स्टैंडअलोन डेटाबेस को देखा जाए, कंसोलिडेटेड डेटा को देखा जाए, तो नियर अबाउट दोनों सेम डायरेक्शन से चलती दिख रही है। लेकिन जैसे हमने कहा कि मार्केट में निवेशकों जो शेयर हैं, जहाँ पे हम स्टॉक की बात करते हैं, तो शेयर में इस तरह की रेस देखने को नजर नहीं आती है। एक साल में अप और डाउन होते होते मार्केट की ट्रेंडिंग ऐसी रही कि लगातार इसकी डाउन ट्रेंड ही दर्ज करती दिख रही है। एट द टाइम फ्रेम की बात यदि किसी बेटर टाइम से कंपेयर करेंगे तो शायद कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाती है, कई बार कुछ चीजें टाइम फ्रेम के मुताबिक डिक्लाइनिंग भी शो करती दिखती है। कंपनी के लेकर के देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन था के मुकाबले इनका जो नेट जो क्वार्टरली डेटाबेस था वो भी उतना नहीं रहा। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटीज का पार्ट है नेट इनकम साइड को लेकर देखा जाए उसमें बड़ी रफ्तार से तेजी आई देखने को मिला। ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट्स के बारे में जाना जाए तो कंपनी बहुत पुरानी भी नहीं, कंपनी 2021 में बनी थी। और कंपनी का कारोबार बिजनेस ऑफ द लीजिंग ऑफ द लैंड्स एंड जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज था, जिसमें कि लॉजिस्टिक्स पार्क हैं, वेयर हाउसिंग है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स हैं, लीजिंग एक्टिविटीज हैं, इंजीनियरिंग एंड द इक्विपमेंट्स का कामकाज है, हायरिंग सोल्यूशन एंड अदर रिलेटेड बिजनेस का भी कंपनी का कारोबार रहा है। बुक वैल्यू के कंपैरिजन आज भी ये अंडर वैल्यूड है, इंट्रिंसिक वैल्यू से अंडर वैल्यूड है, मतलब दोनों तरफ से अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक मार्केट में उतना ज्यादा रेश नहीं है इनको खरीदने को लेकर के। अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 21 पैसे से ज्यादा कमाती है, 24 करोड़ से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब करीब 1950 करोड़ के आसपास पहुंचती है। हायर टू हायर साइड में देखा जाए तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो 60 रुपए तक देखा था, लोअर साइड में 34 के आसपास देखा गया था। और फिलहाल इसको कह सकते हैं कि अभी लगातार 52 वीक के लो की तरफ इन्होंने ट्रेंड बनती दिखी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी जो यहाँ से ट्रेंड चेंज कब करता है, जैसे मार्केट में कुछ ट्रेंड रिवर्सल आता है, शायद मार्केट यहाँ से पुल बैक की चांस क्रिएट कर पाती है।
जहां हम यदि पिछले एक सप्ताह के ट्रेडिंग हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश किया पिछले 4 5 7 दिनों की ट्रेडिंग के दौरान की बात करें यहाँ भी इस प्राइस पे आकर के, जबकि बीच में एक लंबी गिरावट हुई थी पिछले कुछ दिनों में। इस सप्ताह दिन के ट्रेडिंग के दौरान की बात करूं तो जहां कंपनी का आरओई आरओसी करीब 3 से 4% के आसपास रहती है, प्रमोटर का जो कंट्रोल था वो 60-70% के आसपास रही है। 1 रुपए का कोई मॉर्गेज या प्लेज का सवाल नहीं था। डिविडेंड भी करीब 127% के आसपास की बात करते हैं। डेट इक्विटी काफी कम रहा है, 0.03 का आंकड़ा है। करंट रेशियो की नंबर भी 3.36 है, तो वो काफी ज्यादा है। लेकिन इनको लेकर जो डाउटफुल होता है खास करके आउटस्टैंडिंग पार्ट को लेकर के, वो नहीं दर्ज करती है। ओवरऑल देखा गया कंपनी अपने बिजनेस में, चाहे वो रेवेन्यू पार्ट हो चाहे अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, सब मिला के यदि देखा जाए तो 58% की सेविंग करती है। और इसके प्रति की मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग पड़ी थी वो केवल और केवल 6% के आसपास की डेटाबेस साझा करती है। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में कंपनी के पिछले पीरियड के मुकाबले उतनी बड़ी तगड़ी ग्रोथ नहीं हुआ था सेल्स को लेकर के, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटीज को देखा है तो वो नियर अबाउट द सस्टेन करती नजर आई। वहाँ पे करीब करीब 50% तक की बात इन्होंने रखी थी। जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है कंपनी में वो ज़्यादा है, क्योंकि शायद लीजिंग और अदर सोर्स जो बिजनेस करती है उससे ज़्यादा इनके पास पैसे हैं आते हैं। जबकि क्वार्टरली डेटाबेस भी उसके मुकाबले क्यू और क्यू के मुकाबले तो बेटर करती नजर आई थी। लेकिन इसको यदि सितंबर टू सितंबर के कंपैरिजन करें तो कह सकते हैं कि 20% ज़्यादा की गिरावट दर्ज करती दिखी थी। इसके अलावा यदि हम ट्रेंडिंग देखें पिछले कंपोनेंट को लेकर के, तो सेल्स में यहाँ पे गिरावट का संकेत देखने को मिला। प्रॉफिट इसके विपरीत चलती दिखी है और स्टॉक प्राइस भी इनके विपरीत देखने को मिला है। मतलब सेल्स के मुताबिक इनके स्टॉक प्राइस मूव करती दिखी थी, लेकिन प्रॉफिट का आंकड़ा 148% तक जंप करती दिखी है। इसके मुकाबले हमने देखा कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस से अदर सोर्स इनकम को इंक्लूड करके करीब 58% तक की सेविंग कर पाती है। रिस्क फैक्टर की बात किया तो कंपनी में करीब 64 दिन की रिस्क फैक्टर की बात उन्होंने कहा था। बैलेंस शीट के मुकाबले यदि कंपेयर करते हैं तो कंपनी में कर्ज बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 40 करोड़ की कर्ज। और कंपनी के पास जो फंड थे, चाहे वो कैपिटल इशू करके हो या फिर इनकी यदि बोरिंग सिस्टम देखा तो बिल्कुल नहीं था, तो जो रिजर्व फंड पड़ा था, तो ये सारे फंड का जो यूटिलाइजेशन की बात किया जाए तो कंपनी के पास फिक्स एसेट्स के अंदर काफी ज्यादा वैल्यूएशन है। साथ में कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करके रखी है। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है शायद उसको अदर सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने बुक किया होगा। इसके अलावा इनके पास जो अदर एसेट्स हैं उनमें भी कुछ नंबर की बात कहती है। ओवरऑल हमने ये समझा कि कंपनी में रिस्क फैक्टर के मुकाबले कंपेयर करते तो कोविड केवल और केवल 12% ही आउटस्टैंडिंग पड़ी थी 12 महीने के डेटाबेस में, और केवल 6% ही प्रॉफिट के आधार पे मार्केट में आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई दिखती है। पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करेंगे, जिस सेगमेंट से कंपनी डील करती है उसको रियल एस्टेट्स कहते हैं बेसिकली, लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग वाली कंपनी के तौर पे रख सकते हैं, जिसमें कि दिल्ली वैलीज हैं, कंटेनर कॉरपोरेशंस हैं। इन सभी कंपनियों के लिस्ट में यदि आप इस कंपनी को कंपेयर करते हैं तो कुछ कंपनियों से तो बिल्कुल ही अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। जैसे अंडर वैल्यूड है वैसे ही अभी भी निवेशकों का इंटरेस्ट काफी कम ही रहा है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे यदि दिल्ली वैली की बात करें, दिल्ली वैली में अर्निंग यदि 1 रुपये करती है तो 1 रुपये के पीछे 795 टाइम्स भीड़ है, अर्थात 1 रुपये के मुकाबले इसकी प्राइस 800 रुपया होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इनकी जो प्राइस रही है वो अर्निंग पर शेयर के मुताबिक उतनी ज्यादा रेस नहीं पकड़ी। अभी यहाँ पे रेस पकड़ने की चांस क्रिएट हो सकती है। जैसे चार्ट लेवल पर हमने देखा कि यहाँ शायद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश में है या फिर लगातार ट्रेंडिंग दर्ज करती दिखी है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शायद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश क्रिएट कर पा रही है। दोस्तों हमारी साइड से कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है कि आप स्टॉक को खरीदो बेचो या रखो। आज के देखा गया कि आज कुछ भी इसमें रिएक्शन देखने को नजर नहीं आई, जैसा था वैसा ही रहा। अभी तक 52 वीक की राय में 60 रुपए के आसपास की प्राइस मौजूद है और इसको लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे रखा गया है बीएसई के अंदर। इसको कंपेयर करने के लिए यदि बीएसई के डेटाबेस के मुताबिक कंपेयर करते हैं तो कंपनी इसी साल 2024 के दौरान में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था 50 पैसे के आसपास के स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक। क्यू और क्यू में सेल्स में अप डाउन की सिचुएशन रही जो कि डाउन डिक्लाइनिंग करती दिखी थी, उसके मुताबिक मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन हो
सभी के सभी जो डेटाबेस था उसमें डिक्लाइन करती दिखी है। जहां तक कंपनी में निवेशकों का जो इंटरेस्ट है कंपनी में, वो आज भी दर्ज करती नजर आती है कि 7% से ज्यादा इस कंपनी में डीआई का होल्डिंग है, और 1% सॉरी एफआई की होल्डिंग है, और 1% से ज्यादा डीआई की होल्डिंग भी बनी हुई रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात किया तो पब्लिक में करीब 22% की होल्डिंग है, और नियरली उसमें कोई भी बड़ी नाम्स फिलहाल के लिए नहीं है। कभी किसी जमाने की बात करूं जिसमें कुछ बड़े प्लेयर हुआ करते थे, आज के टाइम में नहीं दर्ज करती। केवल 67 हजार कह सकते हैं, 60 से 70 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर कहता है यहाँ पे इस कंपनी को लेकर के। पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा कि इंटरनल ऑडिटर को वगैरह चेंज किया गया था, तो ये सब कंपनी में चलती रहती है कंप्लायंस के प्रोस्पेक्टिव से। और यहाँ पे कंपनी में रिटर्न की तरफ देखा है तो रिटर्न इनको यदि 3 बातें रिटर्न की तरफ की इशारा देती है, तो एक बात इनको रिस्क फैक्टर को दर्शाती है। लेकिन रिस्क फैक्टर में जो अदर्स ऑफ इनकम है उसको जो है वो काफी ज्यादा दर्ज करती निकल के आई है। तो वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, लेकिन अदर्स ऑफ इनकम कोई रिस्क फैक्टर होता नहीं है। कई बार कंपनी नुकसान भी बुक कर देती है उसे उससे कोई बड़ी। यहाँ पे कुछ सालों के डेटाबेस को देखा जाए, तब से 1 साल से लिस्टिंग हुआ तो कम से कम 30% से ज्यादा की गिरावट दर्ज किया है। जबकि ये इंडेक्सेशन की बात किया जाए तो बीएसई सर्विसेज इंडेक्सेशन था, वो भी करीब 5-2 साल पहले देखा गया कि उसमें 8% की मूव हुआ, तो यहाँ पे 30% से ज्यादा की गिरावट अभी तक हो चुका है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिली है। ये हमने समझने की कोशिश किया ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट्स का रियल एस्टेट्स लिमिटेड को लेकर के, जिनका कामकाज है बेसिकली लॉजिस्टिक्स ग्रोथ एंड द प्रोग्रेस को लेकर के। लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। ओवरऑल हमने इस कंपनी को समझने की कोशिश किया। सिंगल सी गोल्डन रूल ये कहता हूँ मार्केट को लेकर के, जब भी मौका मिलता है तो पैसे यदि बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो कम से कम पैसे को सुरक्षित भी रखना चाहिए, और उसको लेकर के खुद की एक्सपेक्टेशन, खुद की पॉलिसी और खुद का डिसीजन होना भी चाहिए। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।